हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी की ससुराल आई माँ की हुई बेइज्जती। बेटी की ससुराल पहुंची माँ की बेइज्जती होते देख बहू ने ऐसा क्या किया कि सभी देखते रह गए। भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी इस बुढ़ापे में। अब ये नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मैं चिल्लाती रहूं। इस घर में है कौन मेरी सुनने वाला? विमला जी की कड़कती हुई तेज आवाज सुनते ही उनका बेटा मोहन नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो विमला जी की तेज आवाज सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वो आदी हो गया था। आंख खुलते ही मोहन ने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 भी पूरे नहीं बजे थे और विमला जी ने सुबह सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में मोहन उठाकर बाहर आया और विमला जी के पास चारपाई पर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ मम्मी, आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं? क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूँ तब तक तेरी बीबी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी बीबी मीरा शांति से 1 कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि विमला जी ने ये सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही मोहन मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन मम्मी, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत ना आती। अरे मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो भाग ही फूट गए जो 20 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की ही बात है, तेरी बहन गौरी, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपने किस्मत का रोना ना रो रही होती। अभी बिमला जी ये सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू मीरा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने बिमला जी की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो, आ गई आपकी बहू रानी। फिर मत कहिएगा कि काम नहीं करती मेरी पत्नी। मोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा तो बहू को कोसती विमला जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी गौरी को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, अपने बड़ों के सामने सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। बिमला जी ने फिर से बोलना शुरू किया तो मोहन समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा, इसलिए वो वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार होकर आ गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे मीरा,
नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, मीरा ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा तो मोहन बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है आज। बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते मीरा पहले ही अपना आपा खो चुकी थी। अब पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग्य करती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है ना, जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी निपट निठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए मीरा नाश्ता लेकर बाहर आई और मोहन के सामने पटक कर अपने सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखते हुए वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंसकर रह ही जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मोहन को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ती हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसी हो जाती हैं। 20 वर्ष पहले विमला जी अपने बेटे मोहन के लिए अपनी पसंद की लड़की मीरा को चुनकर लाई थीं। मोहन और मीरा का एक बेटा और एक बेटी है। मीरा ने ससुराल आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मीन मेख निकालने की विमला जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण वो अपनी बहू को आते जाते ताने और उलाहने देती रहती थी। मीरा, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल दिया करती और मोहन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। विमला जी को आज पड़ोस में विमला काकी के नाम से जाना जाता था। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो, कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ कार्य है, उनसे सलाह ना ली जाए ऐसा तो कभी संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सभी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। मोहन थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फोन की घंटी बजी। विमला जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं गौरी बोल रही हूँ। अरे गौरी बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। आपके नाती रमन का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही विमला जी की बाँछें खिल उठी। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, तभी गौरी ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। बढ़िया से कपड़े खरीदना, आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड में कोरियर से भिजवा दूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियां जो करनी हैं। नाती की शादी के समाचार से जहां एक ओर विमला जी बहुत उत्साहित हो गई तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे कि आखिर
सारी तैयारियां कैसे होंगी? मात्र 10 दिन का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे मीरा, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी तो उनकी बहू मीरा, जो सासू माँ के ताने उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, गौरी का फोन आया था, बता रही थी कि रमन का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा, मीरा ने कहा। और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर विरोध भूलकर शादी की तैयारी के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गई। वैसे तो बिमला जी के हाथ पांव फूलना भी जायज था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था और नोएडा में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन बहुत ही ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वो कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि बिमला जी का बेटा मोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के जमाने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, ये अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम ये हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर, गौरी अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहां नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थीं, परंतु आखिर थे तो खून के ही रिश्ते। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए बिमला जी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गईं। सब कुछ सोचने विचारने के बाद बिमला जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, मीरा, कल बाजार जाकर अंगूठी का दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं, और ये 20,000 की एफडी है, मोहन से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीरा ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में लग गई। रात को मोहन जब घर आया तो बिमला जी ने उसे उसके भांजे रमन की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो मोहन बोला, 2 दिनों में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो बिमला जी ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक करवा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। शादी की तैयारी के लिए एफडी तोड़वा देना। फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर
सारा सामान ले आऊंगी। पैसे हाथ में आने पर अगले दिन ही सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गईं। सबसे पहले सुनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन की अंगूठी बनवाई और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गईं। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे कि बिमला जी बोली, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे बहू। माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मीरा ने कहा और दुकान से बाहर चली गई। और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देखकर बिमला जी हैरान रह गईं। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? बिमला जी ने पूछा तो मीरा बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े खरीदकर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों जब घर आए तो मीरा ने सबके लिए खाना बनाया और जब मीरा बिमला जी को भोजन देने आई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? बह माँ जी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर बिमला जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। लेकिन बहू, वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तूने उसे कैसे बेच दिया? अरे माँ जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाती तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूंगी। ऐसा कहकर मीरा रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गईं। बिमला जी ने बेटी को फोन करके अपने आने की सूचना भी भेज दी और विवाह से एक दिन पहले बिमला जी सह परिवार अपनी बेटी के घर नोएडा जाने के लिए रवाना हो गईं। जैसे ही वे सब लोग नोएडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो बिमला जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाजी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। बिमला जी ने देखा कि इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। बिमला जी और उनके परिवार को आते देख वे आगे बढ़कर बिमला जी के पैर छूने लगे तो बिमला जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए बिमला जी सोचने लगी कि जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहूंगी, मम्मी आप लोग इतनी देर से क्यों आए? और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हालचाल बांटेगी और कौन कौन से काम करने हैं इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। ये सोच सोच कर बिमला जी मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो गौरी के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। गौरी भी वहीं आंगन में ही खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो गौरी मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज दी, अरे सोनू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और ये सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई।
घर पहुंचने के बाद बिमला जी के दिल में जो उत्साह हिलोरें ले रहा था वो एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो बिमला जी ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनका नाश्ता भिजवा दिया गया। ये सब देखकर बिमला जी का दिल बुझ सा गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफर की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन बिमला जी की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वो ज्यों की त्यों बैठी। तभी कमरे में उनकी बेटी गौरी आ गई। अरे ये क्या, आप लोगों ने अब तक चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया? फिर बिमला जी बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना? बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगाना महसूस करती बिमला जी के दिल में ममता फिर से हिलोरें लेने लगी। बात तो तुमने सही कही बेटी, शादी वाले घर में काम तो बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा। मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय बिमला जी के दोनों नाती रमन और अमन भी वहां आ गए। तभी बिमला जी अपने बैग खोलकर बैठ गईं और सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। रमन को नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए, तो वहीं अमन तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा और बोला, नानी मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो इसे रात को ही पहनूंगा। बिमला जी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने गौरी को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए बिमला जी बेताब हो उठी। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन से एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। बिमला जी, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ। वहां से उठते हुए गौरी ने कहा तो संगीत का नाम सुनते ही बिमला जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे बिमला जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोच कर बिमला जी उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। शादी का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। गौरी की किटी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थीं। वहां बैठे हुए बिमला जी सोचने लगी, ये भी कोई गीत है? शादी विवाह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। वो बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी, परंतु वो तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी ही फुर्सत ही कहाँ थी कि बिमला जी को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वो जानती थी कि उसकी माँ को शादी विवाह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और बिमला जी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वो केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी ही देर में खाना
शुरू हो गया तो बिमला जी को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। मोहन भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वो भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद गौरी अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी मीरा से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराये थोड़ी ना हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का ये जवाब सुनकर बिमला जी बहुत प्रभावित हुई। अच्छा मम्मी जी, आपके नाते की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए मीरा ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। ये देखकर बिमला जी हैरान रह गईं। तो मीरा बोली, अरे मम्मी जी, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। ये आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहने। फिर बिमला जी मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन बिमला जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहाँ उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गईं और खुली छत पर टहलने लगीं। टहलते हुए बिमला जी के कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वो कमरे के पास गई तो गौरी के बेटे रमन की आवाज़ आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थीं? मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय ये लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गंवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। अब ये लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी विवाह पर न जाने कितने ही उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का भी उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वो लेकर नहीं आए उससे कहीं ज़्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में गौरी बोलती जा रही थी। तभी रमन बोला, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा मामी और नाना नानी वे सब हमारे अपने हैं और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वे उपहार वो लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाई। ये बातें सुनते ही बिमला जी के कान तो जैसे सुन ही हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई भी तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वो छटपटा गईं। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम वो तो भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं, जिससे ममता की छाँव में वो पली बड़ी थी, जिनकी अंगुलियां पकड़कर
चलना सीखी थी। आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फुअर, गमार और कंगाल दिखने लगी थी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते हैं। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उसी नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी बिमला जी स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वो अपनी बेटी के घर आ बैठी। विवाह के दिन जब सभी लोग हल्दी के समारोह में बैठे तो बिमला जी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। बिमला जी की मनोदशा को मीरा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को ये सब बातें कहती, उनकी बहू मीरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझसे सुना नहीं जाएगा। बहू की कही बात बिमला जी को उचित लगी और वो चुपचाप कमरे में आकर बैठ गईं। मन में विचार आया कि सिर पर पल्लू ना करने के कारण मैं बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफों के पुल बांधती रही। ननद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चेन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहू तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती हैं। जबकि मेरी बहू आज तक मेरे ताने उल्हाने सुनते हुए भी मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू मीरा कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदल कर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए मीरा ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। ये वही साड़ी थी जो गौरी उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो बिमला जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित करते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई अंगूठी उपहार में दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तय लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गई। गौरी ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थमा दिए और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज दी। तो बिमला जी बोली, नहीं बेटी, मोहन ऑटो लेने गया है और वैसे भी हम जैसे गंवारों को
ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें मुबारक हो, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही स्वाभिमानी बिमला जी की रुलाई फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मोहन भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था, तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो अपनी सासू माँ के आत्मसम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह से समझ रही थी। दोपहर के समीप जब घर वापस पहुंची तो बिमला जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करके बिमला जी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाई निकाल रही थी कि तभी उनके कानों में मोहन की आवाज पड़ी। मीरा, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले कि मीरा कुछ कहती, बिमला जी गुस्से से बोली, अरे ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफर से लौटते ही बेचारी काम में लग गई। आखिर वो भी एक इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो तू उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिमला जी के ये बदले तेवर देखकर मोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, तो वहीं मीरा तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती ही रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।